रात के 10 बज रहे थे। मोहनलाल जी ने धीरे से अपने कमरे की खिड़की बंद की और पर्दे लगा दिए। हर रात की तरह आज भी उनका मन भारी था। घर की दीवारें, जिन पर उनकी बेटी रीना की बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें टंगी थी, जैसे उन्हें चुरा रही थी। पिछले महीने ही तो रीना की शादी हुई थी। आज से पहले इस समय तक वह या तो अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहे होते थे या फिर उससे दिन भर की बातें कर रहे होते थे, लेकिन आज सिर्फ खामोशी थी। कमरे में चारों ओर रीना की खुशबू महसूस हो रही थी। मेज पर रखी हुई उसकी पसंदीदा किताब, कोने में पड़ा हुआ उसका गिटार और बिस्तर पर रखा हुआ उसका टेडी बियर, सब कुछ वही था, पर रीना नहीं थी। अरे, अभी तक सोए नहीं आप? उनकी पत्नी सुशीला जी ने आकर पूछा। मोहनलाल जी ने कहा, नींद नहीं आ रही, बस ऐसे ही। सुशीला जी उनकी परेशानी समझ गई। उन्होंने मोहनलाल जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है आप रीना को याद कर रहे हैं। वो हमें रोज फोन करती है, खुश है, यही काफ़ी है। मोहनलाल जी ने लंबी सांस ली। खुश तो मैं भी हूँ, पर घर खाली लगता है। ये घर जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया था, आज यह एक इमारत बन गया है। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वह सुशीला जी को भी महसूस हुआ। रीना उनकी एकलौती संतान थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की थी। जब रीना ने इंजीनियरिंग करने की इच्छा जताई तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। जब उसे गिटार सीखने का शौक हुआ तो उन्होंने उसे तुरंत खरीद कर दिया। मोहनलाल जी की जिंदगी रीना के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जब वह स्कूल जाती थी तो उसे छोड़ने जाना, शाम को उसके आने का इंतज़ार करना और रात को उसे कहानियाँ सुनाना, यही उनका रूटीन था। अगले दिन सुबह मोहनलाल जी समय पर उठे। उन्होंने अखबार उठाया, पर पढ़ने का मन नहीं हुआ। पहले रीना की मीठी आवाज़ सुनाई देती थी, पापा गुड मॉर्निंग, और फिर वह आकर उनके माथे पर एक प्यार की थपकी देती थी। आज सिर्फ खामोशी थी। नाश्ते की मेज पर भी अजीब सा सन्नाटा था। सुशीला जी ने पराठे बनाए जो रीना को बहुत पसंद थे। मोहनलाल जी ने एक टुकड़ा खाया और फिर रख दिया। सुशीला जी ने पूछा, क्या हुआ, अच्छे नहीं बने? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बस भूख नहीं है, उन्होंने कहा। सुशीला जी जानती थी कि भूख की बात नहीं है। यह सब रीना के जाने के बाद हो रहा था। हर दिन दोनों पति पत्नी अपने पुराने रूटीन को अपनाने की कोशिश करते, पर हर कदम पर रीना की याद उनका पीछा करती। दोपहर में मोहनलाल जी ने अपनी कार निकाली और शहर की तरफ चल दिए। उनका मन था कि वे कुछ काम में लगे ताकि रीना की याद ना आए। वे अपनी पुरानी दुकान पर गए जहां उन्होंने सालों तक काम किया था। दुकान पर उनका पुराना दोस्त शर्मा जी मिला। अरे मोहन, बहुत दिनों बाद आए, सब ठीक है? शर्मा जी ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, मोहनलाल जी ने उदास होकर जवाब दिया। शर्मा जी ने उनकी उदासी को भांप लिया और कहा, अरे मुझे पता है, जब बच्चे चले जाते हैं तो घर खाली लगता है। मेरी बेटी भी विदेश गई है, घर में अजीब सा खालीपन महसूस होता है। यह सुनकर मोहनलाल जी को लगा कि वह अकेले नहीं है। उन्होंने शर्मा जी से बात की और उन्हें कुछ हल्का महसूस हुआ। शाम को घर लौटते समय उनकी नज़र एक पार्क पर पड़ी जहां बच्चे खेल रहे थे। उन्हें अपनी बेटी का बचपन याद आ गया। कैसे रीना हर शाम उनके साथ इस पार्क में खेलने आती थी। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। रात को मोहनलाल जी सोफे पर बैठे थे। जब सुशीला जी उनके पास आई, उन्होंने कहा, मैंने रीना से बात की, वह हमें भी बहुत याद कर रही है। मोहनलाल जी ने सिर हिलाया। जानता हूँ, उन्होंने कहा, पर वह अपनी नई जिंदगी में खुश है, यही हमारे लिए काफ़ी है।
अगले दिन सुबह मोहनलाल जी ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। यह रीना के बचपन की बातें थी, उसके पहले कदम, उसके पहले शब्द और स्कूल के दिनों के शरारती किस्से। जैसे जैसे वह लिखते गए उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैलती गई। उन्हें ऐसा लगा मानो वह रीना के साथ उन पलों को फिर से जी रहे हों। सुशीला जी ने भी देखा कि मोहनलाल जी अब थोड़ा कम उदास रहते हैं। वह अक्सर डायरी में कुछ लिखते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त से बात की। वो एक एनजीओ चलाता था। उस एनजीओ में बूढ़े और अकेले लोग आकर मिलते जुलते थे और तरह तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। मोहनलाल जी ने सोचा कि यह उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। उन्होंने सुशीला जी को इसके बारे में बताया और अगले ही दिन वह दोनों वहां गए। एनजीओ में उन्होंने देखा कि कई लोग हैं जिनकी कहानी उन्हीं की तरह थी। कोई अपने बच्चों के विदेश जाने के कारण अकेला था, तो कोई बच्चों के व्यस्त रहने के कारण। मोहनलाल जी ने वहाँ के लोगों से बात की, उनके साथ चाय पी और फिर वहाँ के बच्चों को कहानियाँ सुनाना शुरू किया। बच्चों को उनकी कहानियाँ बहुत पसंद आई। उन्हें लगा मानो रीना के रूप में उन्हें कई और बच्चे मिल गए हों। धीरे धीरे मोहनलाल जी का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। वह रोज़ सुबह पार्क जाते थे, कुछ देर योगा करते थे और फिर एनजीओ में जाकर लोगों से मिलते थे। उन्होंने खाली समय में पौधों की देखभाल करना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें शांति महसूस होने लगी। एक शाम जब मोहनलाल जी और सुशीला जी पौधों को पानी दे रहे थे तो दरवाजे पर घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने रीना को देखकर हैरान रह गए। रीना ने अपने माता पिता को गले लगाया और उनसे लिपटकर खूब रोई। पापा, आप ठीक है? उसने पूछा। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत याद करते हैं। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। मोहनलाल जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, रीना ने कहा। बस आपसे मिलने आ गई। अब मैं हर वीकेंड आया करूँगी। रीना के आने से घर में फिर से रौनक लौट आई थी। मोहनलाल जी ने रीना को बताया कि वह कैसे अपनी डायरी लिखते हैं और एनजीओ में जाकर अपनी उदासी दूर करते हैं। रीना को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके माता पिता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। कहानी का अंत यह था कि मोहनलाल जी ने अकेलेपन को हार मानने के बजाय उसे एक नई शुरुआत का मौका समझा। उन्होंने अपने जीवन में नया उद्देश्य खोजा और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, पर माता पिता को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।